हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया वीडियो का। ठीक है। एंड बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे वहाँ पे। व्हाट इज अ थ्रेड एंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मेथड्स। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी मैंने। दिस इज फॉर लाइक हैविंग 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। एंड डेमन थ्रेड्स हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। एंड थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस भी है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग एंड क्लास लेवल लॉकिंग के। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Hello guys, so our next question is what are daemon threads and how when should we use them? ठीक है। daemon threads क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन है यार, काफ़ी थ्रेड्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है जूनियर डेवलपर्स को, खासकर अगर 2 साल 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो पक्का पूछा जाएगा ये इंटरव्यूज में, काफ़ी फ्रीक्वेंट है। सो बेसिकली daemon thread क्या होता है? इन जावा इट इज़ अ लो प्रायोरिटी थ्रेड दैट रन्स इन द बैकग्राउंड टू परफॉर्म टास्क सच एज गार्बेज कलेक्शन और मॉनिटरिंग, और भी टास्क हो सकते हैं। बेसिकली इस तरह के टास्क परफॉर्म करता है। its life cycle is dependent on the user threads. If all the user threads finish their execution, JVM terminates automatically, killing all the daemon threads immediately. ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेसिकली इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर काइंड ऑफ थ्रेड। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू यूजर थ्रेड्स, द थ्रेड्स डूइंग द एक्चुअल वर्क. It is low priority by default, and they have a low, basically by default they have a low priority than user threads. JVM dependency, it cannot prevent the JVM from exiting. If the only threads running are daemon threads, the JVM shuts down. JVM doesn't care कि threads active हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। कोई critical IO नहीं है। They should never be used for critical tasks, और या कोई critical input output के लिए नहीं यूज करना चाहिए। Shouldn't be asked for used for critical tasks like writing to a file or database transactions, as they may be terminated abruptly without finishing. ठीक है। इसका यूज अच्छा क्या है अभी बताएंगे, अभी कोड लेवल पे। ठीक है। एक कॉमन डिफरेंस बता रखा है यहाँ पे यूजर थ्रेड एंड डेमन थ्रेड्स में। नेचर क्या होता है? ये वर्क हाउस है। मेन लॉजिक होता है यूजर थ्रेड में। डेमन थ्रेड्स आर हेल्पर थ्रेड्स। ठीक है। जेवीएम जो होता है इट वेट्स फॉर यूजर थ्रेड्स टू फिनिश, बट फॉर डेमन थ्रेड्स इट डज नॉट वेट। फॉर यूजर थ्रेड्स यूजुअली इनकी प्रायोरिटी हाई होती है, डेमन थ्रेड्स की यूजुअली लो प्रायोरिटी होती है। यूजर थ्रेड्स टर्मिनेट व्हेन टास्क इज डन, दे टर्मिनेट व्हेन ऑल द यूजर थ्रेड्स एंड। यूजर थ्रेड क्या होते हैं? एग्जांपल मतलब ये है कि मेन थ्रेड हो गया, वर्कर थ्रेड्स हो गए, एंड डेमन थ्रेड्स क्या है? गार्बेज कलेक्टर हो गया, फाइनलाइजर हो गया। ठीक है। क्रिटिकल टेक्निकल रूल्स फॉर डेमन थ्रेड्स, इनका टाइमिंग मैटर करता है। दैट यू मस्ट कॉल, अगर तुम थ्रेड खुद से बना रहे हो डेमन, तो तुम्हें सेट डेमन करके ट्रू सेट करना होगा बिफोर यू कॉल द स्टार्ट मेथड। करेक्ट तरीका ये है। इनकरेक्ट में तुम्हें इस तरह से इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन मिल जाएगा। अगर तुमने टी वन डॉट स्टार्ट कॉल किया देन उसका सेट कर रहे हो, नहीं भाई ये तो स्टार्ट करने के बाद बोल रहे हो कि डेमन थ्रेड होना चाहिए, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट, ये सेंटेंस समझ लेना क्योंकि इंटरव्यू में अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है। अ थ्रेड इनहेरिट्स द डेमन स्टेटस ऑफ द थ्रेड दैट क्रिएट्स इट। ठीक है। सपोज करो इफ द मेन थ्रेड, यूजर थ्रेड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, मेन थ्रेड क्रिएट कर रहा है तो इट इज यूजर थ्रेड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो नया थ्रेड होगा। बट इफ अ डेमन थ्रेड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, इट इज डेमन थ्रेड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। कमिंग टू व्हेन टू यूज देम, गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। बैकग्राउंड मॉनिटरिंग, हेल्थ चेक्स के लिए यूज कर सकते हो। ऑटो सेव फीचर्स के लिए कर सकते हो, जहाँ पे थ्रेड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट एवरी 5 मिनट्स, इफ द यूजर क्लोजेस द ऐप वी डोंट नीड टू कीप सेविंग। ठीक है। रिसोर्स क्लीनअप के लिए यूज कर सकते हो इनको, डेमोन्स्ट्रेट्स को। कोड एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, मैं कोड पे भी करके दिखाता हूँ। कोड एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? यूजर थ्रेड फिनिशेस द जॉब इन 3 seconds, बट द डेमन थ्रेड इज सेट टू रन फॉर 10 seconds. Notice that the daemon thread never reaches 10 seconds. It dies the moment the user thread finishes. ठीक है। यहाँ देखो हमने daemon thread बनाया है। ठीक है। यहाँ पे daemon thread बनाया है, इसको set daemon true किया है, daemon thread start किया है, और यहाँ पे क्या किया है कि ये main thread हमारा user thread। ठीक है। I am doing the user actual work for 3 seconds. हमने sleep करवा दिया है 3 सेकंड के लिए ये main thread को हमारे। उसके बाद इसका वर्क डन हो गया, देन ये हो गया, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। लेट्स सी इन द कोड इटसेल्फ इसका आउटपुट। ठीक है। ये सेम कोड है, डेमन थ्रेड किया है हमने, सेट करवाया, स्टार्ट करवाया, मेन थ्रेड, फिर यहाँ से हमने स्लीप करवाया 3 सेकंड्स के लिए। इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ देखोगे आई एम डूइंग द एक्चुअल वर्क, मेन बोल रहा है, डेमन कर रहा है आई एम रनिंग इन द बैकग्राउंड, रनिंग इन द बैकग्राउंड फॉर 3 सेकंड, देन इसका काम होते है जेवीएम एग्जिट होता है, प्रोग्राम खत्म। ठीक है। तो आपको दिख गया ना कि ये लो प्रायोरिटी है, क्या कहते हैं, daemon thread. So basically use daemon threads for background tasks that don't matter once the main application closes. वही है कि monitoring के लिए या फिर कुछ सेव करते रहो to save, इस तरह की लॉजिक। use user threads for your core business logic and anything that must finish completely. So guys, this is it for this question. अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, important क्वेश्चन है साथ में। So I hope this helps. Let's move on to next question.
Hello everyone. So next interview question is what is synchronization and why is it needed? ठीक है. Synchronization या word में दिख रहा है basically sync करना. ठीक है. Synchronization is basically a mechanism that makes sure only one thread at a time can access a shared resource. ठीक है. A critical section. Shared resource को critical section भी बोलते हैं. So that your data doesn't get messed up. ठीक है. बेसिकली यार कुछ डेटा है, उसको अगर तुम्हारे मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में हो और हर थ्रेड एक्सेस कर रहा है उस डेटा को, तो तुम चाहोगे कि एक एक करके एक्सेस करें, सब साथ में एक्सेस ना करें. इसका एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे. अब इसमें एक एग्जांपल छोटा सा ये देख सकते हो कि सपोज करो एक गूगल डॉक है जो शेयर्ड है तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में. तो अगर तुम कुछ एक एक उसमें कॉलम या डेटा पॉइंट अपडेट कर रहे हो, ठीक है, कोई सेक्शन अपडेट कर रहे हो, तो तुम चाहोगे एक ही बंदा एक टाइम पे अपडेट करे. अदरवाइज अगर 10 बंदे अपडेट करने लग जाएंगे तुम उस डेटा को देख ही नहीं पाओगे कौन सा अपडेट आया है. ठीक है. सो दैट्स वाई सिंक्रोनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. वाई सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देखने लगेंगे. देखो, बिकॉज इन मल्टी थ्रेडिंग मल्टीपल थ्रेड्स रन एट द सेम टाइम. ठीक है. एंड इफ दे टच द सेम डेटा यू कैन गेट अ रेस कंडीशन. रेस कंडीशन क्या होता है बेसिकली कि एक जो क्रिटिकल डेटा है उसी को सब अपडेट करने के लिए एक्सेस करने के लिए सब रेस कर रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन सपोज करो एक बैलेंस है, तुम्हारा बैंक बैलेंस है 1,000 रुपए. ठीक है. एंड दो थ्रेड है उस बैंक बैलेंस को एक्सेस कर रहे हैं. एक थ्रेड से क्या हो रहा है, 200 रुपए कटेंगे, दूसरा थ्रेड उससे 500 रुपए काट रहा है. ठीक है, मेन बैलेंस से. तो अब देखो, दोनों जब थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, दोनों थ्रेड को दिखा बैलेंस 1,000 है, एक को दिखा 1,000 बैलेंस है, उसने कट कर लिया 200 रुपए. तो ए कितना अपडेट कर देगा बैलेंस, 200 रुपए काट के 800. और दूसरा बी जो है थ्रेड वो 500 रुपए काटेगा. तो बी भी बैलेंस सेम टाइम पे रीड करेगा 1,000 और बी ने अपडेट कर दिया 500. ठीक है. तो फाइनल रिजल्ट हो गया 500. लेकिन यार कटने कितने थे टोटल, 500 प्लस 200 700 कटने थे. दैट इज बचना चाहिए था 300, बट बैलेंस बचा भी 500. दैट इज अ रॉन्ग. ठीक है. But because they overlap, that's why we got a wrong balance, and this problem is called race condition. ठीक है. अब सिंक्रोनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. व्हाट डज सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व? बेसिकली एक तो रेस कंडीशन प्रिवेंट करता है कि इंश्योर करता है थ्रेड्स डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर, एक के बाद एक एक्सेस करें. ठीक है. जो क्रिटिकल डेटा सिर्फ उसी को, नॉट एंटायर डेटा, क्रिटिकल डेटा को. ensures data with consistency, shared variables remain correct and predictable. कि बेसिकली डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करने का मतलब ये है कि जब थ्रेड ए ने बैलेंस अपडेट किया 800, तो बी जो रीड करेगा उसको 800 दिखे, ना कि 1000 दिखे. ठीक है. एंड इट प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन. बेसिकली ओनली वन थ्रेड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम. एक क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सेक्शन जिसे मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस करना चाहते हैं. ठीक है. What is a critical section again? A piece of code that reads or writes the shared data. जो डेटा शेयर हो रहा है, that is called a critical section. जैसे हमारे यहाँ केस में क्या था, बैलेंस को अपडेट करना was a critical section. So this line must be protected if multiple threads can access it. अब जावा में हम ये कर कैसे सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन? जो मोस्ट कॉमन तरीका है और जो अभी इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूजिंग अ सिंक्रोनाइज कीवर्ड. ठीक है. इंटरव्यू में तुम इस क्वेश्चन में इतना आंसर करो दैट इज फाइन, बट इसका काउंटर क्वेश्चन हो सकता है और क्या तरीके हैं, तो उसके लिए हम आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे. मूविंग ऑन, जो कॉमन तरीका है दैट इज यूजिंग अ सिंक्रोनाइज कीवर्ड, कि जब हमें विड्रॉ करना है इस मेथड से, कॉल करेंगे विड्रॉ मेथड, दिस अमाउंट विड्रॉ कर लो, इतना इतना, तो हम वहां सिंक्रोनाइज कर देंगे उस मेथड को. ठीक है. हियर जावा लॉग्स द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर लॉग. ठीक है. जब यहाँ सिंक्रोनाइज लगा होगा और एक थ्रेड इसको एक्सेस करेगा इस मेथड को, तो बाकी थ्रेड एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस टाइम के लिए. सो इफ थ्रेड ए इज इनसाइड द विड्रॉ, थ्रेड बी मस्ट वेट. ठीक है. तो ओवरऑल समरी क्या है इसकी, सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज इन मल्टी-थ्रेडिंग, and it prevents the race conditions, ensures data consistency, and allow only one thread at a time to execute critical code. This is the way you should answer in an interview. ये जो definition दी है ना, और ये आंसर प्रॉपर जो स्टेटमेंट लिखी है, तुम ये थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि मेमोराइज कर लो, बट यार ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है, बोल्ड हुए हैं, उनको ध्यान में रखो कि उन पॉइंट्स के बारे आप बोल सको इंटरव्यूअर को, तो वो खुश हो जाएगा. ठीक है. So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, so next interview question is difference between synchronized method and synchronized block. ठीक है. यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये. ठीक है. और काफ़ी सिंपल भी है, अगर तुम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लो, समझ जाओ क्या रीज़न होता है, क्या डिफरेंस हो सकता है. ठीक है. तो पहले आते हैं सिंक्रोनाइज मेथड के बारे में. ठीक है. यहाँ दो वर्ड्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड एंड मेथड. ठीक है. सिंक्रोनाइज तुम्हें पता ही है कि सिंक करना, एंड मेथड हमारा जो फंक्शन होता है ना, हम लिखते हैं उसे कहते हैं, वही मेथड है ये. तो बेसिकली सिंक्रोनाइज मेथड है, तो जो मेथड है हम उसको पूरे को सिंक्रोनाइज कर दे रहे हैं. अब इसका मतलब क्या है ये समझो, कि जब पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया है, तो अगर कोई दो थ्रेड आ रहे हैं साथ में, ठीक है, तो दोनों थ्रेड में से कोई एक ही थ्रेड एक बार में उस मेथड को एक्सेस कर पाएगा और दूसरे थ्रेड को वेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो लुकिंग एट द डेफिनेशंस,
सिंक्रोनाइज मेथड लॉग्स द एंटायर मेथड यूजिंग दिस और क्लास लॉग फॉर स्टैटिक फंक्शंस, ठीक है, स्टैटिक के केस में दिस इज लाइक जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ये मेथड लॉग हो जाएगा, ठीक है। लॉग क्या क्या यूज हो सकते हैं इसमें, इट लॉग्स द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर करंट ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है, सो ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम कैन एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज मेथड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉग के बारे में अगर अभी समझ नहीं आ रहा ना, आगे लाइक इस सीरीज में फर्दर क्वेश्चंस आने वाले हैं लॉग पे, आप समझ जाओगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बस इतना ध्यान रखो कि पूरा मेथड जो होता है लॉक हो जाता है। इट लॉग्स द एंटायर मेथड इवन पार्ट्स दैट डोंट नीड लॉकिंग। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं अभी हम, ठीक है। एक बार ब्लॉक देख लेते हैं, फिर ये मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा पूरा, एक अच्छा कोडिंग एग्जांपल लेके। गोइंग टू सिंक्रोनाइज ब्लॉक नाउ। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इससे पहले हम जो था हम मेथड को पूरा सिंक्रोनाइज कर रहे थे बाय यूजिंग द कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, उस मेथड के ऊपर। अब ब्लॉक क्या होता है कि तुम्हारा कोई मेथड है बट तुम्हें पूरी चीज सिंक्रोनाइज नहीं करनी है, ठीक है, तुम्हें बस एक पर्टिकुलर सेक्शन करना है, सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे लाइक दिस, सिंक्रोनाइज यूजिंग दिस, यहाँ पे लॉक यूज करेंगे और उसके अंदर हम अपना क्रिटिकल सेक्शन लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जो इस सेक्शन को होगा ना, कोई दो जितने भी थ्रेड होंगे, एक थ्रेड्स इसको एक एक करके एक्सेस कर पाएंगे इस ब्लॉक को, ठीक है। अब यार इसका रीजन क्या है ना ब्लॉक और फंक्शन में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, उससे पहले कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक लॉक्स ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड एंड कैन लॉक एनी चूज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉक के लिए जो ये लॉक होता है ना, हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, गिविंग बेटर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। इट लॉक्स ओनली द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, नॉट द फुल मेथड, ठीक है। और इस केस में जो लॉक यूज होता है, इट लॉक्स व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू स्पेसिफाई इनसाइड द सिंक्रोनाइज मेथड, ठीक है, सिंक्रोनाइज सेक्शन। लॉक यहाँ क्या क्या यूज हो सकते हैं, दिस हो सकता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू, सम लॉक ऑब्जेक्ट लॉक करके मतलब लॉक का हम अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अभी एग्जांपल में देखेंगे उसके थ्रू, या फिर क्लास नेम के थ्रू हो सकता है। अगेन अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी अबाउट इट, लॉक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन डिफरेंस हमें जानना था कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक एंड मेथड के बीच में, ठीक है। फर्दर चेक देखें तो इसमें हमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है ब्लॉक के केस में, बेटर परफॉर्मेंस होती है क्योंकि ये पूरा मेथड ब्लॉक नहीं करता, बस एक सेक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करता है। इट कैन यूज डिफरेंट लॉक्स फॉर डिफरेंट रिसोर्सेस। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं और हम अभी डिफरेंस देखेंगे, देन एग्जांपल देखेंगे, और मैं आपको ना फिर से रिविजिट करेंगे इन स्लाइड्स को। डिफरेंस देखोगे तो सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक के बीच में लॉक स्कोप क्या होता है, इसमें पूरा मेथड सिंक्रोनाइज होता है, इसमें एक छोटा सा सेक्शन होता है, ठीक है, ओनली इनसाइड द ब्लॉक। लॉक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मेथड के केस में सिर्फ दिस होता है, ठीक है, ऑलवेज दिस यूज हो सकता है एज अ लॉक, दैट इज वही ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो ब्लॉक के केस में लॉक करने के लिए। परफॉर्मेंस होती है स्लोअर क्योंकि पूरा मेथड ब्लॉक्ड है, इस केस में बेटर होती है क्योंकि छोटा सा क्रिटिकल सेक्शन होता है ब्लॉक। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। यूज केस के हिसाब से सिंक्रोनाइज मेथड में बहुत सिंपल लॉकिंग है, एक कीवर्ड यूज करना है, मेथड के ऊपर लॉक हो गया। बट इसमें ना सिंक्रोनाइज ब्लॉक में थोड़ा सा फाइन ग्रेन करना पड़ता है कि ये कौन सा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा सेक्शन क्रिटिकल है, उसको ही हमें लॉक करना होता है, ठीक है, या सिंक्रोनाइज करना होता है। नाउ कमिंग टू एग्जांपल टू शो द डिफरेंस। अब एग्जांपल ढंग से समझना है आपको, मैं आपको यहाँ पे इमेजेस में भी दिखाऊंगा, फिर आपको कोड लेवल दिखाऊंगा और उनका टाइम डिफरेंस भी दिखाऊंगा। तो पहले देख लो, एक बार फिर से रिमेंबर कर लो, सिंक्रोनाइज मेथड क्या होता है, इट लॉग्स द एंटायर मेथड सो इवन नॉन क्रिटिकल वर्क बिकम सिंगल थ्रेडेड। नॉन क्रिटिकल वर्क की ऐसा काम जिसमें हमें शेयर्ड डेटा नहीं चाहिए, वो काम अगर दोनों थ्रेड कर रहे हैं साथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कोई प्रिंटिंग हो गई या कुछ इस तरह का बिजनेस कैलकुलेशन होगा, बिजनेस लॉजिक कैलकुलेशन हो गया, तो नॉन क्रिटिकल वर्क है, ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी दोनों थ्रेड में। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इट लॉक्स ओनली द क्रिटिकल सेक्शन सो नॉन क्रिटिकल वर्क कैन हैपन इन पैरेलल, ठीक है। अगेन एग्जांपल देखते हैं फिर समझोगे आप इसको। इमेजिन, अब एग्जांपल जो हमने लिया है बेसिकली एग्जांपल ये है कि यार हमें डाउनलोडिंग करना है और फिर डाउनलोड कितने हो गए वो दिखाना है स्क्रीन पे, ठीक है, इतना सिंपल सा केस है। तो इसके लिए हमने थ्रेड यूज किया। अब सपोज करो इमेजिन टू थ्रेड्स आर डूइंग दिस, डाउनलोडिंग समथिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क है, इट कैन हैपन इन पैरेलल, ठीक, कुछ डाउनलोड करना आपने देखा होगा ना, अगर आप मोजिला पे दो वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो दोनों वीडियो साथ में डाउनलोड हो रही होती हैं, एक और दो। लेकिन अगर सपोज करो कि पहले एक डाउनलोड होगी उसके बाद ही दूसरी होगी, तो समझ लो इसमें जो डाउनलोडिंग वाला प्रोसेस है पूरा वो सिंक्रोनाइज हो रखा हो मेथड ही। अब एक कोड देखते हैं थोड़ी देर में। अब इस पे स्टेप 1 हो गया डाउनलोड समथिंग, स्टेप 2 हो गया अपडेट शेयर्ड काउंटर, ठीक है। शेयर्ड काउंटर इज बेसिकली जो काउंट कर रहा है कितने डाउनलोड्स हो गए टोटल, ठीक है। ये पार्ट सिंक्रोनाइज होना चाहिए क्योंकि हमें अपडेट जानना है कि कितने डाउनलोड्स हुए हैं, 1 2 3 कितना हुआ है, इसमें गलत अपडेट नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी केस 1 है सिंक्रोनाइज मेथड है, जब मेथड ही सिंक्रोनाइज कर रखा है। अब यहाँ आप कोड लेवल पे देखो ध्यान से यार देखना, हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है कि बताने के लिए कितने डाउनलोड्स हुए टोटल,
फिर हमने डाउनलोड फाइल करके मेथड बनाया है, इसको सिंक्रोनाइज अभी कर दिया इस मेथड को पूरा। डाउनलोड फाइल क्या करे, ये पता है एक काइंड ऑफ मॉक वर्क है, हमने ऐसे यहाँ लिख दिया कि सपोज कुछ डाउनलोड हो रहा है जिसमें 2 सेकंड लग रहे हैं डाउनलोड होने में। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो हम डाउनलोड का कंप्लीट डाउनलोड की वैल्यू बढ़ाते हैं 1 से, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शन है क्योंकि गलत अपडेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बता देते हैं इतने कंप्लीट हुए हैं, यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने मेन में क्या किया, हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, एक थ्रेड किया दूसरा किया और दोनों को स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें केस में क्या होगा ना कि पहले थ्रेड 1 एंटर करेगा सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर, ये पूरा काम करेगा, फिर उसके बाद थ्रेड 2 एंटर करेगा, फिर वो अपना काम करेगा और ये हमें आंसर दे देगा फाइनली कि 2 डाउनलोड हुए हैं। अब देखो जब थ्रेड 1 एंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो डाउनलोड दोनों तो पैरेलल में कर सकते हैं ना अपना सामान, लेकिन हमें बस अपडेट ही चाहिए जो अपडेट गलत अपडेट ना हो, ठीक है, ये हमें क्रिटिकल रखना है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हो रहा है कि डाउनलोड एक टाइम पे एक ही थ्रेड कर पाएगा, ठीक है, और इसमें टोटल टाइम कितना लग जाएगा 4 सेकंड, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं एक डाउनलोड को 2 सेकंड लगता है, यहाँ पे मॉक कोड लिखा हुआ है, तो इस केस में 4 सेकंड लग जाते हैं। अब ऐसे आप केस 2 देखोगे जहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, बड़ी ध्यान से देखना, डिफरेंस बहुत माइनर सा है। इस केस में वही डाउनलोड फाइल है मेथड, लेकिन यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज वर्ड हटा दिया। पिछले वाला केस देखोगे, यहाँ देखो सिंक्रोनाइज वर्ड रखा है, पूरा मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। इस केस में सिंक्रोनाइज वर्ड है नहीं, मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, लेकिन अगर आप कोड देखोगे यहाँ पे तो देखो डाउनलोडिंग हो रही है, थ्रेड मतलब बेसिकली 2 सेकंड डाउनलोड का लग रहा है, जब क्रिटिकल कंप्लीट डाउनलोड्स वाला वेरिएबल अपडेट करना है उसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डाल दिया है, ठीक है। इस तरह से मैनेज किया और बाकी सारा कोड सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जब डाउनलोडिंग के लिए जाएंगे ना, तो जो डाउनलोड वाला दोनों थ्रेड आएंगे इस मेथड के पास, ठीक है, दोनों घुस जाएंगे इस मेथड में क्योंकि सिंक्रोनाइज तो अब है नहीं, दोनों एक्सेस करेंगे, अपना डाउनलोड करना शुरू कर देंगे जो भी होगा, और लेकिन जब अपडेट करना होगा वेरिएबल तब एक एक करके ही कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम एक बार इंटेलिजी पे देखते हैं क्विकली, ठीक है, देखो ये हमारा पहला कोड है जिसमें हमने मेथड को सिंक्रोनाइज किया है, ये मेथड है हमारा डाउनलोड फाइल, सारा सब कुछ सेम है, मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कोड लिख दिया है टाइम कैलकुलेट करने का, ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम करने का रख दिया। अगर हम इसको चलाएं तो इस केस में क्या देखोगे आप, देखो डाउनलोड 1 स्टार्ट हुआ है, फिर एक कंप्लीट हुआ है, फिर 2 स्टार्ट हुआ है, फिर 2 कंप्लीट हुआ, टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जहां पे हमने मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक रखा है, इसमें कंप्लीट डाउनलोड वो होगा, बस वो सिंक्रोनाइज पार्ट रहेगा। अगर हम इसको चलाएंगे कोड को, ठीक है, अब देखो दोनों साथ में स्टार्ट हो गए, पहला दूसरा खत्म हुआ, पहला खत्म हुआ, अपडेट किया, फिर 2 फिनिश 1 फिनिश और टोटल टाइम 2 सेकंड लगा। ओके गाइस, सो गाइस दिस इज हमारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक वर्सेस सिंक्रोनाइज मेथड। आई होप इट हेल्प्स। दोबारा वीडियो देखना, आराम से देखना क्योंकि आपको एग्जांपल देके समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो इस पे, मैं आपको आंसर करूंगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हेलो गाइस, सो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग एंड व्हाट इज क्लास लेवल लॉकिंग, ठीक है। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है एंड बहुत कंफ्यूजिंग होता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप ढंग से अपने बेसिक्स क्लियर ना करो तो। देखो पहले ऑब्जेक्ट लेवल देखते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग, आपको ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लेवल का लॉक है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना लॉक होगा, इतनी सी बात समझ जाओ, ठीक है। इट इज अ इंस्टेंस लेवल लॉक। Object level locking means that the lock is applied on a specified object instance, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट, अगर एक क्लास है, सपोज करो उस क्लास के हमने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना लॉक है, ठीक है। सो ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द सिंक्रोनाइज कोड फॉर दैट सेम ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, ठीक है। लॉक इज टेकन ऑन दिस द करंट ऑब्जेक्ट या फिर कोई इंस्टेंस हो लॉक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट लॉक्स होते हैं एंड थ्रेड कैन रन इन पैरेलल फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम आए क्लास लेवल लॉकिंग पे, तो क्लास लेवल लॉकिंग मींस दैट द लॉक इज अप्लाइड ऑन द क्लास इटसेल्फ। अगर उस क्लास के तुमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, तब भी उन तीनों ऑब्जेक्ट को जो क्लास के मेथड का एक्सेस होगा एक एक करके ही होगा, वो पैरेलल नहीं चल पाएंगे क्योंकि क्लास लेवल लॉकिंग है, इट इज नॉट ऑन ऑब्जेक्ट। So only one thread in the entire JVM can execute that synchronized code for that class at a time, no matter how many objects exist, ठीक है। यहाँ पे lock is on class name dot class. So even if you create 10 objects, they all share the same class lock, ठीक है, इतनी सी बात है। Okay, now let's see the differences, then we'll see example. डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग एंड क्लास लेवल लॉकिंग में? लॉक इज ऑन ऑब्जेक्ट लेवल पे, ऑब्जेक्ट पे होता है, दैट इज ऑन दिस, एंड क्लास लेवल पे क्लास पे होता है, क्लास नेम डॉट क्लास पे। अफेक्ट्स क्या करते हैं? ओनली दैट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है। ये यूज विद सिंक्रोनाइज इंस्टेंस मेथड्स एंड ब्लॉक्स, यहाँ पे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड्स एंड सिंक्रोनाइज के साथ होता है, क्लास नेम डॉट क्लास के साथ।
पैरेललिज्म इसमें मोर होता है क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना हो सब पैरेलल में काम कर सकते हैं, इसमें लेस होता है क्योंकि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट ही उस क्लास के सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस कर पाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्लास लेवल लॉकिंग ना स्टैटिक मेथड्स पे होती है। अगर हमारे अभी एग्जांपल देखते हैं बेटर रहेगा, अभी एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग पे। अब यहाँ से ध्यान से सुनना आप, ठीक है, पहले कोड देखते हैं और समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई है काउंटर क्लास, उसमें एक सिंक्रोनाइज मेथड बनाया है इंक्रीमेंट करके, जो बेसिकली क्या करता है, ये तो बस प्रिंट कर रहा है थ्रेड नेम, जो करंट थ्रेड नेम चल रहा है वो क्या प्रिंट कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे हम कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, हम यहाँ पे स्लीप करवा दे रहे हैं 1000 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा सकते थे, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कोड होता लाइट। अब देखो मेन फंक्शन में आते हैं, मेन में हमने क्या किया, काउंटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और दोनों को जो हम एक नए थ्रेड बना के एज अ टास्क दे रहे हैं, सी1 डॉट इंक्रीमेंट T1 एंड T2, तो ये दोनों पैरेलल में रन करेंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं अपना, एक के बाद एक नहीं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के अपने लॉक्स हैं और दोनों अपने अपने मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। इसका एक मेथड है इंक्रीमेंट और C2 का भी मेथड है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर सपोज करो हम यहाँ पे ये काम करते, सपोज करो ध्यान से, कि अगर C1 ही ऑब्जेक्ट रहता और हम दो थ्रेड बुलाते, दोनों थ्रेड C1 डॉट इंक्रीमेंट कर रहे होते कॉल, तो क्या पैरेलल में रन करते या वन बाय वन करते, क्या लगता है? आंसर मतलब इफ यू कैन कमेंट द आंसर। ओके, तो आंसर, इफ आई डू द आंसर फॉर दिस वन, अगर सिर्फ C1 होता और दो थ्रेड दोनों C1 यूज कर रहे हो तो दोनों पैरेलल में रन नहीं करते, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है, उसका एक ही लॉक है और दो थ्रेड यूज कर रहे हैं। तो पहला थ्रेड आएगा वो इसको एक्सेस करेगा, जब उसका काम हो जाएगा दूसरा थ्रेड आएगा फिर वो इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, एक एक होगा, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए दोनों को अपने लॉक्स हैं और दोनों अपने अपने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज इट। नाउ मूविंग टू क्लास लेवल लॉकिंग। अब क्लास लेवल लॉकिंग में सेम क्लास है, बट यहाँ जो मेथड है ना, एक कोड डिफरेंस है, यहाँ जो मेथड है वो स्टैटिक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हम जब मेन से कॉल करेंगे, हमने दो थ्रेड बनाए हैं और यहाँ पे हमने क्लास नेम डॉट इंक्रीमेंट कॉल किया है, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है, अगर आपको नहीं पता स्टैटिक वर्ड का मतलब, तो इसको एक बार आप जाके इसी चैनल पे आप सर्च करना, स्टैटिक के वीडियोस मिल जाएंगे कीवर्ड के, एंड यू कैन सी द आंसर फॉर दिस वन। स्टैटिक जो होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, तो अब हम स्टैटिक मेथड ये है इंक्रीमेंट, तो हम इसे क्लास नेम डॉट मेथड नेम करके कॉल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये एक के बाद एक रन करेंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं होंगे। सो T2 must wait until T1 finishes. Only one thread can execute at a time. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि पूछा ऐसा जाता है ये। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग लॉक्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, दैट इज दिस, व्हाइल क्लास लेवल लॉकिंग लॉक्स द एंटायर क्लास एंड ब्लॉक्स थ्रेड्स अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, बस इतना सा है इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ होता है, मैं आपको फिर से केस बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग में हर एक ऑब्जेक्ट का अपना लॉक है, तो अगर मैंने दो थ्रेड बनाए, दोनों थ्रेड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ तो ये पैरेलल में रन कर जाएंगे। लेकिन सपोज करो मैंने ऐसे ही बना दिया C1 C2 और यहाँ पे मैंने तीन थ्रेड बनाए हैं, थर्ड थ्रेड कॉल कर रहा है अगेन C1 डॉट इंक्रीमेंट फिर कॉल कर रहा है, तो इसमें C1 फर्स्ट एंड थर्ड थ्रेड जो होगा पैरेलल रन नहीं कर सकते हैं, वो एक के बाद एक ही रन करेंगे क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये ध्यान रखना डिफरेंस आप। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया फिर से प्लीज रिपीट दिस पार्ट दैट आई सेड अबाउट दिस क्वेश्चन, जो ट्रिकी होता है थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करो, मैं आपको आंसर तुरंत करूंगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello guys, so next question is very straightforward. What is deadlock and how can it be prevented? यार deadlock तो तुम थोड़ा बता सकते हो खुद से भी। अगर देखो तुम जब थ्रेड्स पढ़ोगे ना, कई सारे टर्म्स ऐसे पूछे जाते हैं कि रेस कंडीशन क्या है, डेडलॉक क्या है। ठीक है, तो इसमें ना सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये काइंड ऑफ वर्ड ही गिव अवे कर देते हैं इनकी मीनिंग। ठीक है, अब जैसे डेडलॉक क्या है कि दो चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं, एंड इसका रीज़न क्या है थ्रेड के पर्सपेक्टिव में ये देखते हैं। Basically, deadlock is a situation where two or more threads are waiting for each other forever to release the resources, that is logs, so none of them can continue execution. ठीक ठीक है, वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि ये काम खत्म कर दे, वो काम खत्म कर दे तो मुझे बताए, लेकिन दोनों में से कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा बेटर वे में, टेक्निकल वे में। थ्रेड ए होल्ड्स अ लॉक 1 एंड वेट्स फॉर लॉक 2 एंड थ्रेड बी होल्ड्स लॉक 2 एंड वेट्स फॉर लॉक 1। ठीक है, सो दोनों ही रुके हुए हैं। ठीक है, डेडलॉक के केस में, क्योंकि थ्रेड 1 का काम, थ्रेड 1 ने लॉक 1 होल्ड कर रखा है और साथ में फिर वो लॉक 2 चाहता है, वेट कर रहा है, लेकिन थ्रेड भी लॉक 2 होल्ड कर रखा है और वो रुका कहाँ है कि थ्रेड 1 लॉक 1 खोलेगा तब मैं काम खत्म करूंगा, और दोनों का काम खत्म नहीं हो पा रहा। कोड लेवल पे देखते हैं एक बार, डेडलॉक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप कोड देखो, मैं लाइन बाय लाइन एक बार समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो मेन फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे मैंने दो लॉग बना लिए, लॉग ए एंड लॉग बी, फिर मेन में आया हूँ मैं,
मैंने थ्रेड 1 इनिशियलाइज किया है, कॉल किया है, उसमें ये टास्क डिफाइन किया है। टास्क में जो डिफाइन किया मैंने सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया है लॉक ए लेके। लॉक ए में बता रहा है कि थ्रेड 1 को लॉक ए मिल गया, स्लीप किया मैंने 100 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। और उसके बाद मैं थ्रेड 1 को फिर कह रहा हूँ लॉक बी के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर सिंक्रोनाइज ब्लॉक एक और बनाया जहाँ पे वो लॉक बी लेके अपना काम खत्म करेगा। पैरेलली मैंने थ्रेड 2 बनाया सेम तरीके से, लेकिन थ्रेड 2 में सिंक्रोनाइज ब्लॉक में पहले मैंने लॉक बी यूज़ किया है, सेम काम किया है 100 मिली सेकेंड्स रुक के, थ्रेड फिर ये सेकंड ब्लॉक में लॉक ए यूज़ कर रहा है, फिर दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब दोनों साथ में स्टार्ट होंगे, ठीक है, सपोज करो। अब दोनों जब स्टार्ट होंगे तो थ्रेड 1 तो लॉक ए ले लेगा और थ्रेड 2 लॉक बी ले लेगा। ये लॉक ए का काम खत्म करेगा, इसको लॉक बी चाहिए होगा, लेकिन थ्रेड लॉक बी किसके पास है, थ्रेड 2 के पास है, वो लॉक बी से काम कर रहा होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो उसे लॉक ए चाहिए होगा। अब थ्रेड 1 अपना काम खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे लॉक बी ना मिले, और थ्रेड 2 काम खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे लॉक ए ना मिले। तो जब तक इसे अब देखो, थ्रेड 1 को जब तक लॉक बी नहीं मिलेगा वो लॉक ए रिलीज भी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी ब्लॉक के अंदर है सब कुछ। और ऐसे ही थ्रेड 2 जब तक उसे लॉक ए नहीं मिलेगा वो लॉक बी रिलीज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्या होगा कि थ्रेड 1 को कभी लॉक बी मिलेगा नहीं और थ्रेड 2 को लॉक ए मिलेगा नहीं, और डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे ये, ठीक है। दिस इज इट व्हाट हैपेंस हियर, थ्रेड 1 लॉक्स लॉक ए, थ्रेड 2 लॉक्स लॉक बी, थ्रेड 1 नाउ वांट्स लॉक बी बट थ्रेड 2 हैज इट, एंड थ्रेड 2 नाउ वांट्स लॉक ए बट थ्रेड 1 हैज इट, सो बोथ वेट फॉरएवर। इसको प्रिवेंट कर कैसे करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमसे इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। डेडलॉक आया तो प्रिवेंशन का क्वेश्चन भी आएगा ही, ठीक है। अब प्रिवेंशन करने के लिए 3-4 तरीके हैं, जो बेसिक तरीके हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो लॉक यूज करो ना इन द सेम ऑर्डर करो। मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप रनेबल का जो टास्क बनाया हो ना, अगर आप दोनों जगह यूज करते कि लॉक ए ही पहले होगा लॉक बी से दोनों जगह, तो क्या होगा कि इस केस में अगर लॉक ए पहले हो रहा है, यहाँ भी लॉक ए हो रहा है, तो पहले थ्रेड 1 काम करेगा लॉक ए से, ठीक है, और थ्रेड भी वेट करेगा क्योंकि यहाँ भी लॉक ही चाहिए होगा, लेकिन लॉक ही किसी और के पास है। थ्रेड 1 जब अपना काम कर लेगा लॉक ए के साथ, फिर थ्रेड 2 स्टार्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इफ मल्टीपल लॉक एग्जिस्ट डिसाइड अ फिक्स ऑर्डर, ऑलवेज लॉक ए टू लॉक बी, या फिर मतलब एक साथ मत करो कि लॉक ए लॉक बी कर रहे हो फिर लॉक बी लॉक ए कर रहे हो दूसरे थ्रेड टास्क में। तो फिक्स वर्जन ऑफ दिस कोड इज दिस वन, जो मैंने बताया, दोनों थ्रेड कॉल कर रहे हैं उस टास्क को, ठीक है। सेकंड तरीका है कि अवॉइड होल्डिंग मल्टीपल लॉक्स टुगेदर, ठीक है, कोशिश करो कि एक ही लॉक यूज करो, उसका ही काम खत्म करो, उसको रिलीज करो, उसके बाद लॉक भी यूज करो, ठीक है, इससे लेस चांस ऑफ डेडलॉक होगा। तीसरा तरीका है यूज ट्राई लॉक यूजिंग री एंट्रेंट लॉक प्लस टाइम आउट, ठीक है। ये यार तरीका आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने यूज नहीं किया, आप बोल सकते हो अभी के लिए, बट आई विल से कि डू अ प्रोग्राम ऑन दिस थिंग। हाँ, यूज AI, Gemini, ChatGPT to generate a program on this. You can get a better example. I am not adding program here because यहाँ क्वेश्चन है बस हमें थ्योरी बतानी है कि प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पर्सपेक्टिव इज थ्योरी ऑन डेडलॉक एंड प्रिवेंशन का थ्योरी। सो थ्रेड, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सो थ्रेड डजंट वेट फॉर एवर। एग्जाम्पल आइडिया है कि इफ लॉक नॉट अवेलेबल इन 1 सेकेंड, लीव, या फिर रीट्राई करो, लीव एंड रीट्राई या फेल करो, ठीक है। ट्राई लॉक यूज होता है, री एंट्रेंट यूज करके ट्राई लॉक कर सकते हो कि अगर लॉक अवेलेबल नहीं है 1 सेकंड तक के लिए तो वेट नहीं करूंगा हमेशा के लिए, मैं रीट्राई करूंगा 1-2 बार या फिर फेल कर दूंगा कि दिस वाज नॉट अवेलेबल और समथिंग करके थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन। फोर्थ पॉइंट इज कि कीप सिंक्रोनाइज ब्लॉक स्मॉल, ठीक है। स्मॉलर लॉक होल्डिंग टाइम रहेगा तो इससे लेस चांस ऑफ डेडलॉक होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। समरी क्या है हमारी ओवरऑल देखा जाए तो, डेडलॉक हैपेंस व्हेन थ्रेड होल्ड्स लॉक एंड वेट फॉर ईच अदर फॉरएवर। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंसिस्टेंट लॉक ऑर्डरिंग, अवॉइडिंग मल्टीपल लॉक्स, यूजिंग टाइम आउट्स लाइक ट्राई लॉक, एंड कीपिंग क्रिटिकल सेक्शन स्मॉल, ठीक है गाइस। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आई होप समझ में आया हो, आप एक बार गो थ्रू करना वीडियोस को फिर से, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।